नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 13 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला आर्टिकल जो आज हम देखेंगे वो होने वाला है आपकी फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड, ठीक है ना, कि हम किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करते हैं। शॉर्ट में समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। Then we'll discuss about ranking of states on support to startup ecosystems। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत रिसेंट रिपोर्ट आई है, इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोनामुरा दौत कांदी इंडियन वाटरवे रूट के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट आर्टिकल हमारा होगा जाइंट रेडियो गैलेक्सीज से रिलेटेड। ठीक है, क्या होती हैं जाइंट रेडियो गैलेक्सीज, समझेंगे इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड। ठीक है, इस पूरा आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप मुझे फिस्कल डेफिसिट का मतलब बताइए, ठीक है ना। सभी लोग मन में सोच लीजिए फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट जो है कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, ठीक है ना, इसके बीच का जो रेशियो होता है ना, उसे ही हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रही है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, ठीक है, तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ऑलराइट, अब कंटेस्ट ये है कि इंडिया में आपको पता होगा, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट हिट इकोनॉमी है, ठीक है ना। कोविड-19 के टाइम पर आपको पता ही होगा कितना जीडीपी गिरा है हमारा, 23.9% के आसपास जीडीपी हो गया नेगेटिव में, ठीक है ना, इतना पहले कभी नहीं हुआ। तो वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज में से इंडिया एक है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के कारण फिस्कल डेफिसिट जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और आमदनी गवर्नमेंट की हो नहीं पाई है, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कि वो बोरोइंग करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे और मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, ठीक है ना, ये शब्द को याद रखिएगा, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। आप अभी इसको ये समझ के रखिए कि पैसा हम कहीं से लेके आएंगे ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम कर सकें, ठीक है ना। एक तो बोरिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा, उधार मांगेंगे हम, ठीक है ना। अब उधार भी कहाँ कहाँ से हम मांगेंगे वो भी हम समझेंगे। ऑलराइट, चलिए पहले थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड। पूरी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन नहीं देख रहे हम, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, देखिए सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो इस साल का अगर हम अप्रैल से जून वाले टाइम में देखें, ठीक है, तो वो कितना हो चुका है, तो वो हो गया है 6.62 लाख करोड़, ठीक है ना, जो कि 83% ऑफ बजटेड टारगेट ऑफ द होल ईयर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा हमारा उधारी हो चुकी है, ठीक, जो हमारा पूरा बजट का जो था ना पैसा उसका 83%, ठीक है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात माने, इकोनॉमिस्ट जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, उनका कहना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हो सकता है कि 8% ऑफ जीडीपी को हिट कर जाए, ठीक है ना, जबकि हमने बजट में अपना टारगेट लेके गए थे कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा वो 3.5% के अराउंड होना चाहिए। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम जब उधारी कर ही रहे हैं तो सरकार इसका टारगेट 0% का लेके क्यों नहीं चलती, हमें फिस्कल डेफिसिट 0 क्यों नहीं करना है, ठीक है ना, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं कहा बजट में, 3.5% का टारगेट क्यों लेके चले। देखिए फिस्कल डेफिसिट ना वो इकोनॉमी की नीड होती है, जो अगर बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत है तो, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि सरकार के पास अगर सरकार पैसा अगर ज़्यादा खर्च करेगी तभी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट कर पाएगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सरकार पैसे लेके आती है, उनके ऊपर खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो हो सकता है सरकार को उसके लिए पैसा लेना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए सरकार पहले से ही लेके चलती है कि हम इतना पैसा जो है फिस्कल डेफिसिट करेंगे, इतना पैसा हम लेके आएंगे, ठीक है, इतना पैसा हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ऑलराइट, हमारी आय से ज़्यादा खर्च करेंगे ताकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँ। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारा जो है 8% जीडीपी का हो सकता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। आपको पता है जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है, -23.9% के अराउंड आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ना पहले जीडीपी को 8-9 पर नहीं लेके जाना है, अब हमें कोशिश करनी है कि हम जीडीपी को
0% पे लेके आए, ठीक है। पहले हमें 0 के लिए कंपीट करना है, ऑलराइट। तो ये काफ़ी टफ टास्क होने वाला है गवर्नमेंट के लिए, अगर हम प्रेजेंट कंटेस्ट में एक सिचुएशन को देखें तो, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स कर गया है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। 8 जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो श्रिंक कर गया है, ठीक है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं बता दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, ऑलराइट, ठीक है। फिर और अगर हम बात करें तो एनपीएस बढ़ चुके हैं, बैड लोन जो है वो भी बढ़ चुका है, ऑलराइट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वो कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल डेफिसिट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो है बोरोइंग फ्रॉम मार्केट, हम पैसा उधार ले लें, मतलब हम नहीं, सरकार पैसा उधार ले ले, ठीक है। अब बोरोइंग फ्रॉम मार्केट होता क्या है, बोरोइंग फ्रॉम मार्केट का मतलब होता है जो आपके बैंक्स होते हैं ना, सरकार जो है उनसे पैसा उधार ले ले और अपने खर्चे को कवर कर ले, ठीक है। बैंक से, स्टेट बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू पैसा रेज कर ले, या फिर क्या करे, एक सॉल्यूशन और होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑलराइट, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है टारगेट करके चली है, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रेज्ड इट्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट फ्रॉम करंट फाइनेंशियल ईयर बाय मोर देन 50%, ठीक है ना। तो सरकार ने जो है 50% ज़्यादा कर दिया है कि हम पैसा 50% पैसा ज़्यादा उधार लेंगे बैंक से, ऑलराइट, ठीक है ना, आरबीआई से, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं बोरोइंग के, मार्केट से जब सरकार पैसा उठाती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है हाई डेट, ठीक है। हाई डेट का मतलब क्या हुआ, इससे क्या नुकसान हुआ, देखिए ये जो पैसा सरकार उठा रही है ना, ये पैसा पब्लिक का है, ठीक है ना, सर पब्लिक ही है जो क्या करती है, अपना पैसा जो है वो बैंक में ले जाके रख लेती है, ठीक, जमा करती है। फिर वो पैसा जो है वो बैंक अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, तो बैंक अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करने की जगह अब क्या कर रहा है, सरकार उनसे वो पैसा ले रही है, ठीक है ना, अपने खर्चों को कवर करने के लिए, ठीक है ना। इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, ऑलराइट। अब क्या होता है ना, इसको कवर करने के लिए सरकार कई बार क्या कर सकती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है ना, अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए टैक्स इंक्रीज कर सकती है। एट द एंड इसका जो बर्डन है वो पब्लिक के ऊपर ही आएगा, ठीक है। इसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है मार्केट बोरोइंग का, जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्राउडिंग आउट होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपका बैंक, ये है आपके बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, बिजनेस को BS से बता देते हैं हम। अब बिजनेस जो आपके इंटरप्राइजेस होते हैं ना, अंबानी वगैरह टाइप के लोग हैं बड़े बड़े, जो क्या करते हैं, बैंक से पैसा लोन पर उठाते हैं, ठीक है। ये जाते हैं इनके पास, लोन मानते हैं कि भैया हमें जो है अपना एक नया प्लांट लगाना है, टाटा वगैरह का एक नया प्लांट लगाना है, हमें नैनो खोलनी है फैक्ट्री, नैनो की एक, आप हमें थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है, इनको पैसा उधार दे देता है, बैंक के पास पैसे होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए मार्केट बोरोइंग कर रहा है। मार्केट बोरोइंग करके वो जो पैसा बैंक के पास स्टोर्ड है वो उसको ले रहा है, उधार ले रहा है, ठीक है ना। अब बताइए क्या बैंक के पास इनफ मनी है कि वो इंटरप्राइजेस को, जो आपकी बिजनेस वगैरह की फर्म्स हैं, इन्हें दे पाए लोन के तौर पर, नहीं दे पाएगा, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। अब इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट जो मिलनी चाहिए कंपनीज को वो नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन वो सब चीज़ें आपको पता है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक इस पूरी सिचुएशन को बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ऑलराइट, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है, इसको आप लोगों ने याद रखा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता क्या है। देखिए क्या करती है सरकार के, या एक तो बोरोइंग का ऑप्शन है कि वो जाके बैंक से लोन वगैरह ले ले, ठीक है ना। एक अगला ऑप्शन है उनके पास कि वो क्या करती है, आरबीआई जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज कर लेता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, एक बॉन्ड इश्यूज करता है जब भी उसे मार्केट बोरोइंग करनी हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, उन बॉन्ड्स को परचेज कर लेगी और पैसा जो है वो सरकार को दे देगी, ठीक है, ऑलराइट। इसके थ्रू भी सरकार के पास पैसा आ जाएगा अपने फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती है, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, अपने पहले के लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। फिर और क्या कर सकती है गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, वो बोल सकती है कि आप फ्रेश करेंसी पब्लिश करो, किसको, आरबीआई को, ठीक है ना। आरबीआई अब जो फ्रेश करेंसी पब्लिश करेगा, ठीक है, उसको कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है ना, और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट आरबीआई जो नए बैंक
जो नोट्स पब्लिश करेगा, नया करेंसी पब्लिश करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस, ठीक है ना, ये तीनों एक ही टर्म है, ठीक है। इसके थ्रू भी सरकार जो है वो पैसा रेस कर लेती है, ठीक है। अगला एक और ऑप्शन होता है सरकार के पास, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये जो आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है ना, इसी की सेल और परचेज को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑलराइट, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है सरकार के पास फंड रेस करने का, पैसा रेस करने का। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रैंकिंग ऑफ द स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इंटरप्राइजेस, ठीक है। स्टार्टअप इंटरप्राइजेस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस टर्म को आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। जो जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपके बैकग्राउंड में चलना चाहिए कि स्टार्टअप से रिलेटेड है वो। स्टार्टअप क्या होते हैं, नई कंपनीज का खुलना, स्टार्टअप आइडियाज होते हैं ना, ठीक है। तो क्या कंटेस्ट है, कंटेस्ट ये है कि सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया है इस रिपोर्ट का, रैंकिंग ऑफ द स्टेट ऑन सपोर्ट टू एंटरप्राइज इकोसिस्टम, ठीक है। किसने पब्लिश किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ऑलराइट, ठीक है। इस रिपोर्ट में कितने पार्टिसिपेंट थे, तो देखिए 22 स्टेट्स थे टोटल और 3 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। इस रिपोर्ट में इन 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना, फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसने कहते हैं हम कैटेगरी एक्स यहां पर है, कैटेगरी वाई ऊपर है। ऑलराइट, ठीक है। कैटेगरी एक्स में पहले हम कैटेगरी वाई समझें। कैटेगरी वाई में कौन है, ऑल दी यूटीज, सारी यूटीज हैं दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, सारी यूटीज हैं हो गई आपकी दिल्ली को छोड़ के। और कौन है इसमें वाई कैटेगरी में, वो सभी स्टेट, ऑल दी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं असम को छोड़ के, ठीक है ना। बाकी जो बच गए वो कहां पर है, आपकी कैटेगरी वाई में, यानी कि बाकी के सारे स्टेट्स आपके कैटेगरी एक्स में हैं और यूटी ऑफ यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वो भी कैटेगरी एक्स में है। ऑलराइट, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहां पर उनकी रैंकिंग दी हुई है, ठीक है। आप यहां देखिए, अगर हम कैटेगरी एक्स की बात करें तो यहां पर जिसको टॉप रैंकिंग मिली है वो आपका गुजरात है। यहां पर आप देख लीजिए, ये वाला जो स्टार है आपका ब्लू कलर से स्टार है, वो बेस्ट परफॉर्मर को बताता है, तो गुजरात ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। अदर टॉप स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, केरला है, ठीक है। अगर हम कैटेगरी वाई की बात करें तो यहां पर टॉप करने वाले जो आपकी यूटी है वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद है चंडीगढ़ का नंबर आता है, ठीक है ना। नागालैंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और मिजोरम और सिक्किम भी एमर्ज कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रही है रैंकिंग, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ आपको इनिशिएटिव लिख दिए हैं गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव स्टार्टअप से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड में दिमाग में बात चलनी चाहिए कि स्टार्टअप, ठीक है ना। क्या है पहला, वो है स्टार्टअप इंडिया फंड अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। एक फंड स्टैब्लिश किया जाएगा, किन के लिए, स्टार्टअप के लिए, सिंपल सा सॉल्व हो गया। फिर क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स, पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाएगा, ऐसी बेटर पॉलिसीज लेके आएंगे जो स्टार्टअप को सपोर्ट करें, ठीक है। स्टार्टअप सेल्स बनाई जाएंगी। ऑलराइट, फिर क्या होगा, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी एक, ठीक है। फिर होगा आत्म भारत अराइज अटल, ठीक है, एक ये प्लेटफॉर्म लेके आया जाएगा। ऑलराइट, फिर लास्ट में होगा आपका एम आई क्रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मतलब कि कौन डिसाइड करता है ये, तो वो है आपका नीति आयोग, इसको लॉन्च करता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के साथ एक और बॉडी होती है जो ऐड होती है, ठीक है ना। इसके साथ एक और बॉडी होती है नीति आयोग के साथ जो ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। क्या है प्रोग्राम का नाम, इट इज़ एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, आई क्रेस्ट, ठीक है। नीति आयोग के साथ इसमें वर्क करता है आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी, क्लाइमेट से रिलेटेड हमें स्मार्ट सिटीज को डेवलप करनी है। क्लाइमेट से रिलेटेड कैसे, यानी कि ऐसे स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है जो कि क्या कर सकें, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें झेल सकें, ठीक है ना। रेजिलेंट, ऐसे हम स्मार्ट सिटीज का डेवलप करें जो रेजिलेंट हो, सस्टेन कर पाए क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कौन लेकर आया है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ एक और प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, वो है आपका स्ट्रीट्स
फॉर पीपल चैलेंज, ठीक है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, हमें ऐसी स्ट्रीट डेवलप करनी है जहाँ पे लोग जो हैं वो ईजिली मूव कर पाएँ, ठीक है। अब इंडिया में पॉपुलेशन को देखते हुए तो ऐसी स्ट्रीट डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना। जितनी पॉपुलेशन है यहाँ, जितना ट्रैफिक होता है, हम ऐसी स्ट्रीट डेवलप कर लें जहाँ पे लोग पैदल ही घूम पाएँ फ्रीली, तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का मिशन है ये तो, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रोड मैप हमें बनाना है ऐसी सिटीज़ के प्रति जो कि कॉम्बैक्ट कर पाए किसको, क्लाइमेट चेंज को। ऑलराइट, ठीक है। इसके ना 5 कैटेगरीज हैं, जो सिटीज़ बनाए जाएँ, जो सिटीज़ को प्रिपेयर किया जाए, तो 5 कैटेगरीज बनाएं। क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर, तो एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, ऑलराइट, ये होना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग्स यानी कि आप बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लगा दो, ऑलराइट, ठीक है ना। एनर्जी वगैरह के ऊपर ध्यान दो, एफिशिएंट एनर्जी रखो। अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सिटी का डेवलपमेंट करो, ग्रीन कवर बनाए रखो, ठीक है ना। मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है आपकी, तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है, अर्बन हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स, उसी के अंदर ये पूरा इंस्टीट्यूट वर्क करता है। ऑलराइट, याद रखिएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंज, अभी मैंने आपको डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट एम टू इंस्पायर सिटीज टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट, है ना, वाइब्रेंट स्ट्रीट्स वगैरह हम लेके आए जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टफ लगता है ये पूरा प्रोग्राम लेके आना, ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी कौन होगी, उन सिटीज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, ऑलराइट, ठीक है। बाकी ये इसमें इंक्लूड क्या क्या किया गया है वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्रिएटिंग पेडिशन फ्रेंडली स्ट्रीट इन हाई फुटबॉल एरियाज, ठीक है। री एमर्जिंग अंडर फ्लोर फ्लाईओवर स्पेस, ठीक है ना। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो डेवलप करने की बात की गई है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ खास, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है सोनामुरा दौरकांडी इनलैंड वाटरवे रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो इनलैंड वाटरवे रूट बना है वो किन 2 देशों के बीच में बना है, तो भैया वो हैं 2 आपके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। दौखंडी कहाँ पर है, ये है आपके बांग्लादेश में, और सोनामुरा त्रिपुरा इंडिया में है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है की पॉइंट है, एक्चुअली ना ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आती है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है ना। कभी अगर आए ना तो थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिए करिए, जैसे कि सोनामुरा आया, ठीक है, सोनामुरा आई, ये सिटी आई आपके ध्यान में, न्यूज़ में आई, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये त्रिपुरा में। एक बार ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस सिटी का नाम तो भूल गया हूँ, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर आपको मौका मिलता है कि आप जो हैं, आपको इस सिटी में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना, एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपको इस सिटी में प्लेस कर दिया जाता है, तो आप कौन सी यूनिट से बिलोंग करेंगे। अलग अलग यूनिट्स होती है ना जो, ठीक है, आपकी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है ना, CISF होती है, CRPF होती है, ISBT होती है, ठीक है ना, BSF होती है, तो आप इनमें से कौन सी यूनिट में काम करेंगे। तो वो सिटी जो सिटी का नाम लिया था उन्होंने, वो न्यूज़ में थी उस साल, और वो थी आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ऑलराइट, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और जो नेपाल वाला बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, आपको पता ही होगा उसका नाम, ठीक है ना। तो उस यूनिट का नाम बताना था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आती हैं सिटीज़, उनको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ऑलराइट, ठीक है ना। सोनामुरा त्रिपुरा में, ठीक है। अब ये जो पूरा वाटर रूट बना है, ठीक है ना, द इनलैंड वाटरवे रूट ओवर रिवर गोमती, ठीक है ना, ये जो है रिवर है गुमाती, ये रिवर कहाँ पर है, तो ये रिवर त्रिपुरा में है, ऑलराइट, ठीक है। और ये त्रिपुरा की सबसे बड़ी रिवर है, ये भी आपको याद रखना, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत फेमस गुम्बूर डैम है, ठीक है ना, दम्बूर डैम है, ऑलराइट, ठीक है, जो इस रिवर पर बना हुआ है। और ये जो रिवर है वो कहाँ पर मीट करती है, तो ये बांग्लादेश से होते हुए मेघना रिवर जो है, ठीक है ना, उसमें जाके मर्ज हो जाती है, ऑलराइट, ठीक है, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो ये हमने गुमाती रिवर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ जाइंट रेडियो गैलेक्सी के बारे में। देखिए कंटेस्ट ये है कि इंडियन रिसर्च वर्किंग, जो इंडियन रिसर्चर्स हैं जो काम कर रहे थे जाइंट रेडियो गैलेक्सी के ऊपर, ठीक है ना, एट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में है जो, ठीक है ना, इन्होंने पाया है कि 400 न्यू
नई जो है जाइंट रेडियो गैलेक्सीज की इन्होंने खोज की है। इनको पता चला है कि 400 और जाइंट रेडियो गैलेक्सीज हैं, ठीक है ना। होती क्या है ये जाइंट रेडियो गैलेक्सी? तो सबसे पहले आप ना रेडियो गैलेक्सी को समझिए कि रेडियो गैलेक्सी होता क्या है। अब उससे भी पहले आप गैलेक्सी को समझिए, ठीक है। तो देखिए बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पूरे हमारे यूनिवर्स में, ऑलराइट, ठीक है। अब हर एक गैलेक्सी के सेंटर पर एक ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है ना। सुपर मैसिव, मतलब कि हर एक गैलेक्सी नहीं, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सी पर, ठीक है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक होल आपको पता होगा क्या होता है, एक बहुत इंटेंस जोन होता है जो कि ग्रेविटी पुल जो होता है जिसका बहुत स्ट्रांग होता है और इवन लाइट भी उसको स्केप नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ऐसे ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। अब ये ब्लैक होल्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं जेट, यानी कि एक वेव प्रोड्यूस करते हैं जो जेट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ऑलराइट, ठीक है। ये जो जेट्स होती हैं ये विजिबल होती हैं इन रेडियो लाइट और रेडियो वेवलेंथ, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पर ये विजिबल होती हैं, ठीक है। तो जो गैलेक्सीज जो क्या कर रही हैं, विच हैव एक्टिव ब्लैक होल शूटिंग हाई स्पीड जेट, ठीक है ना, ऐसी गैलेक्सीज जो हाई स्पीड जेट्स को शूट कर रही हैं, ठीक है ना, रिलीज कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो गैलेक्सीज, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। रेडियो गैलेक्सीज इज स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोवेव्स, ये आपको याद रखना है, ऑलराइट, कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये जो रेडियो गैलेक्सीज होती हैं, जब इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तब हम उन्हें जाइंट रेडियो गैलेक्सीज बोलने लगते हैं, ठीक है ना। इनका साइज कितना होता है, बिगर देन 33 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस, इतना बड़ा साइज होता है इनका, ठीक है ना। सबसे पहले इन गैलेक्सीज को डिस्कवर किया गया था 1974 में, ऑलराइट, ठीक है। और 2016 तक कितनी हमें पता थी, तो 300 के आसपास हमें ये गैलेक्सीज पता थी, जाइंट रेडियो गैलेक्सीज। अब रिसेंट का अगर फाइंडिंग को हम ऐड कर दें तो 800 के अराउंड ये टोटल हो चुकी हैं, ठीक है, ऑलराइट। उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो द स्टडी ऑफ गिव्स एन इंपॉर्टेंट क्लूज टू अनवेलिंग हाउ दिस मैसिव ब्लैक होल्स क्रिएट मास एंड द एफिशिएंसी विद विच दे प्रोड्यूस द मैग्निफिसेंट जेट, ठीक है ना। तो हमें मदद मिलेगी पता करने में, स्पेस को और पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्पेस में चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता है, जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा आर्टिकल था, ठीक है, जो हमने आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे सारे डिस्कस कर लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे जो लास्ट डिस्कशन है उनसे रिलेटेड, ठीक है ना। तो इनका आंसर आपको मुझे बताना है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए पॉज कर वीडियो को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन वो ये है, ठीक है। ये डॉल्फिन से रिलेटेड है, गैंगेटिक डॉल्फिन। उम्मीद एक याद होगा आपको, हमने एक आर्टिकल इससे रिलेटेड डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ये लास्ट ऑप्शन डी है। इसको भी पढ़ लीजिए और बताइए इसमें से सही करेक्ट आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much. I'll see you in the next lecture. Thank you so much. Good luck. Have a nice day.